हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की बुक जो कि घटना चक्र की है, चैप्टर नंबर 10 जो कि है जल संरक्षण, पार्ट 2 करेंगे यहाँ पे हम लोग आज। चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की या विषय सूची। देखिए, चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है जल संरक्षण। फिर इसके बाद है विविध, और ये बुक हो जाएगी ख़त्म। तो गाइस चलिए, जो फर्स्ट हम पार्ट कर चुके हैं जिसमें हम जल संसाधन कर चुके हैं, उसके बाद जल प्रदूषण एवं रोकथाम कर चुके हैं। अभी जो हम इस पार्ट में करेंगे वो है जल संरक्षण। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करिए। चैनल को आपने गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, और शेयर करिएगा उन फ्रेंड्स को जो घटना चक्र आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, जो जिन्हें लगता है कि बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। उन्हें शेयर करेगा, उन्हें 100% हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे जल संरक्षण की। तो इसमें लिखा है कि जो जल संरक्षण है उसकी आवश्यकता केवल मनुष्यों को ही नहीं पड़ती, वातावरण में अनुकूलन हेतु पौधे भी जल संरक्षण की प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, मतलब अगर पौधों को वातावरण में, जैसा भी वातावरण है उसमें अच्छी तरह से रहना है तो वो भी क्या करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, जल संरक्षण का। अच्छा, जैसे इसमें लिखा है रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की जो पत्तियां होती है ना, वो देखिए पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से क्या होता है कि जो जल होता है ना वो वाष्प बन के उड़ जाता है। अब रेगिस्तान में वैसी पानी की कमी है तो क्या होता है कि जो वहाँ के पौधे होते हैं वो पत्तियाँ, उनकी जो पत्तियाँ होती है ना, वो जल हानि को रोकने के लिए क्या करती हैं, अपने आप को बदल लेती हैं कांटे में। ठीक है, जिसकी वजह से जो जल है वो वाष्प बन के बाहर ना चला जाए वातावरण में। ठीक है, तो पत्तियों में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, असंख्य छिद्र होते हैं जो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल होता है उसकी अतिरिक्त मात्रा को धीरे धीरे वातावरण में छोड़ते रहते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बताया। यदि पत्तियां कांटे में नहीं बदलेंगी तो क्या होते हैं, रंध्र यानी कि जो छेद होते हैं पत्तियों के नीचे की सतह पर बहुत अंदर की ओर चले जाते हैं ताकि जल हानि ना हो सके। मतलब अगर कांटे में नहीं बदल रहे तो जो छेद है वो अंदर की तरफ चले जाए तो वे जल की हानि नहीं होगी। रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां कैसी होती है, अब उसकी बात कर रहे हैं कि जल कम से कम ही वातावरण में जाए, जैसे पतली होती हैं। ठीक है, मोमी उप त्वचा, मतलब आप देखेंगे छुएंगे तो आपको बहुत प्लेन सी लगेंगी, मोम की तरह लगेंगी। यह रेजिन सतह वाली होती है। बहुत अधिक संख्या में कांटेदार सतह वाष्पोत्सर्जन को कम करने में क्या करते हैं, सहायता। अच्छा, पत्तियों पर बाल जैसे रेशे हवा की हलचल और सूर्य की गर्मी से होने वाले जो वाष्पोत्सर्जन है उसमें कमी लाने का काम करते हैं। तभी आप देखेंगे कि उसमें क्या होते हैं, बाल जैसे निकलते हैं पत्तियों में से। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे छोटे होते हैं, मुड़ी हुई पत्तियों वाले होते हैं, जिससे क्या है, सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, यानी पानी की कमी कम होगी। ठीक है, और इसमें लिखा है पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में कहाँ, झील और नदी में पाया जाता है। ठीक है, तो इससे प्राप्त जल मानव सभ्यता और जीव जंतुओं के लिए उपयोगी होता है। कौन सा, झील नदी का जल। ऑब्वियसली अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो एक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें लिखा है इसके जल का संरक्षण भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2001 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत करी है। ठीक है, तो 2001 में इस मंत्रालय ने क्या किया, 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत करी। 2009 तक जो ये परियोजना है 14 राज्यों की कुल 58 झीलों के संरक्षण के लिए स्वीकृति प्रदान की, और फिर है जिसमें भीमताल और ऊटी ये भी शामिल है। ठीक है, ये किसी क्वेश्चन में होगा, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 नाम है, भीमताल ऊटी जो भी है। यानी 2009 तक इसमें 14 राज्यों की 58 झील के संरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो भीमताल और ऊटी है तो इनमें क्या होता है, ऊटी इस परियोजना के प्रारंभिक चरण से शामिल है। स्पष्ट है कि हाल में इसमें भीमताल झील को भी शामिल किया गया, तो ये बेकार की बात है।
ठीक है। 2013 में क्या होता है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर दिया गया। मतलब ये दो ऐसे कार्यक्रम हैं, एक ये वाला हो गया, 2013 की बात है। क्या किया, एक इसने कहा कि जो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना है, और दूसरा जो राष्ट्रीय नम भूमि, आर्द्र भूमि आप कह सकते हैं, नम भूमि जिस मिट्टी नम मतलब जहाँ पे थोड़ा दलदलीय टाइप पानी हो, तो नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम, ये दो थे। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया गया, समन्वित कर दिया गया। और फिर क्या किया गया, एक तो उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना को आर्थिक मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करी। ठीक है, इन दोनों को समन्वित करके ये आया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत 2021 तक अद्यतन स्थिति के अनुसार निम्न प्रमुख झीलों को भी शामिल किया गया। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की बात कर रहा है, कौन कौन सी झीलें इसके अंदर है। एक तो देखिए डल झील है, डल झील सभी को पता है कहाँ है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। फिर एक है, आपको पता होगा, डल झील तो हमें पता है, बाकी उसके अलावा है चन्ना पटना झील, हासन कर्नाटका में है। फिर है वेलांदुर झील जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद है सागर रानी तालाब हो गया आपका, शिवपुरी झील, ये तीनों कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। फिर पोवई झील हो गया आपका, सिद्धेश्वर हो गया, कोराड़ी, ये है आपके महाराष्ट्र में। अब राजस्थान की कुछ बात कर लेते हैं तो पुष्कर झील हो गया, आना सागर झील हो गया, यह है पिछौला झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया, और नक्की झील हो गया। ठीक है, कहाँ कहाँ है, ये दोनों अजमेर में है, ये दोनों आपकी उदयपुर में है, और नक्की कहाँ पे, माउंट आबू राजस्थान में। फिर ऊटी की बात करते हैं, कोडैकनाल की बात करते हैं तमिलनाडु में। भीमताल कहाँ है, गोरपा ताल कहाँ है, नैनीताल कहाँ है, नकुचिया ताल, ये सब आपके उत्तराखंड में। फिर है मानती गंगा झील कहाँ है, गोवर्धन जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर है रामगढ़ ताल हो गया, लक्ष्मी ताल गोरखपुर झांसी उत्तर प्रदेश में है। वेली अक्कुलम जो है आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। फिर है टिवन झील जो है कि नागालैंड में है आपका, बिंदु सागर झील उड़ीसा में है, लक्ष्मी नारायण बारी झील त्रिपुरा में है, रविंद्र सरोवर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, मिरिक झील दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, मोती झील जो है आपका बिहार में। अब देखिए इसमें लिखा है झीलों में जो प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत चुनी गई जो शहरी क्षेत्र में पड़ने वाली जलमग्न भूमियां इन झीलों की हैं, जैसे भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, यह है पिछौला राजस्थान, राइट। तो इसमें लिखा है कि देखिएगा, अभी आप बहुत टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन देखेंगे तब टेंशन लीजिएगा कि क्या लिखा है, चैप्टर क्या नया नया सा आ गया। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, क्वेश्चन देखने के बाद टेंशन लेना। ठीक है, अभी बस पढ़ो। इसमें लिखा है उड़ीसा की चिल्का झील इसमें शामिल नहीं है, ध्यान है कि NLCP के अंतर्गत उड़ीसा की बिंदु सागर झील इसमें शामिल। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं। ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र में जल की कमी को या ह्रास को, जो जल की क्षति हो रही है उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, पत्तियां क्या कर रही हैं, कठोर और क्या होते हैं, मोमी पर्ण बन जाती है, कठोर और मोमी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्कुल सही लिखा है लघु पर्ण यानी छोटी हो जाती है, पर्णहीनता यानी कि कभी कभी वो कांटे में बदल जाती हैं, पत्तियां गायब सी हो जाती हैं, पर्ण की जगह कांटे हो जाए, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही बातें सही हैं और ये आसान सा क्वेश्चन भी है, हालांकि ये IAS में आया हुआ है लेकिन क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चलो तो लिखा कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि रोकने के लिए प्रायः कांटे में बदल जाती हैं। छोटे छोटे इसमें असंख्य छिद्र होते हैं जिसमें से जो जड़ें अवशोषित करती हैं जल को, वो वातावरण में इन छिद्रों के द्वारा चला जाता है। ये पत्तियां कांटे में नहीं बदलती। अगर इसमें का कुछ पौधे ऐसे हैं जिसकी पत्तियां कांटे में नहीं बदलती तो क्या होते हैं, जो उनके रंध्र यानी कि छिद्र है वो पत्तियों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से जल की हानि नहीं होती। अब इसने कहा रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां जो है पतली होती है, मोमी उप त्वचा और क्या है रेजिन सतह वाली होती हैं। बहुत अधिक संख्या में क्या है कांटेदार सतह जो है वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायक होती है। पत्तियों पर बाल जैसे रेशे क्या करते हैं, हवा की जो हलचल है, सूर्य की गर्मी से होने वाले जो वाष्पोत्सर्जन है उसको कम करने का काम करती है। फिर इसमें लिखा है अधिकतर रेगिस्तानी पौधे छोटे और मुड़ी हुई पत्तियों वाले होते हैं, जिससे क्या सतही क्षेत्रफल कम होने से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि कम हो जाती है। तो वैसे पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना सेम था, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो हालांकि ये क्वेश्चन भी देखिए हमने कहाँ देखा, IAS प्री
2013 का है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिर से टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए अगर आप फ्री की बात करते हो नहीं आया है, ये कभी आया होगा एक ज़माने पहले, मेंस में आया होगा। तो यूपी पीसीएस मेंस प्री का के लिए बड़ी मुश्किल सी चीज़ है कि आए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सही बताना है, सही उत्तर। तो इसने कहा भोज कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, सही बात। सुखना चंडीगढ़, अभी हमने पढ़ा था। चिल्का उड़ीसा, और पिछौला राजस्थान। तो देखो आंसर है हमारा 1 2 4, तीसरा वाला गलत है। देखिए उड़ीसा की जो चिल्का झील है ना, इसमें शामिल नहीं है, इसलिए गलत था बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो गाइस देखिए ये कह रहे हाल ही में, 2010 का क्वेश्चन है। 2010 के आसपास यानी 2009-10 में जो शामिल किया होगा हम उसकी बात करेंगे। तो उस वक्त भीमताल को किया गया होगा 2010 में, 2009 में किया गया एक्चुअली। देखिए वही सेम वो है पैराग्राफ। इसमें लिखा है केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2001 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। 2009 में इसमें इन परियोजना में 14 राज्यों के कुल 58 झील आ रही होंगी। ठीक है, तो उसमें ही देखिए भीमताल और जो ऊटी शामिल है। अच्छा, तो इसने कहा कि जो ऊटी है परियोजना के प्रारंभ से ही है। ठीक है, भीमताल को इसमें शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के तहत सर्वाधिक संरक्षित झील कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, अच्छा फिर वही वाला पूरा का पूरा टेबल है। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ पढ़ने से कोई आपको अधिक लाभ नहीं मिलने वाला। चलिए अब देखिए फिर वही सब है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कहते यहाँ पे वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गंगा संरक्षण। मतलब मेरे कहने का एक और मतलब है, इस वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर, उसमें एक वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो पत्तियों वाली। ठीक है, और झीलों में अगर आपको देखना है तो अभी ये जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में जो लेटेस्ट झील ऐड हुई है उसको देख लेना। उसके अलावा ज़्यादा इस पर दिमाग मत खपाइएगा चैप्टर पे। ठीक है, अब देखिए गंगा संरक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, सब जानते हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, चलिए एक ये है प्राधिकरण है जिसका नाम है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, राजीव गांधी जब थे तो उन्होंने किया, उनकी अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, 1985 की बात है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण किसने करा है, जो प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि राजीव गांधी थे, तब की ये कहानी है। 1985 की बात है। वर्तमान में क्या हो गया, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। मतलब पहले ये था केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, तो ये सिर्फ हम गंगा नदी का ही नाम ले रहे इसमें, लेकिन नदियाँ तो बहुत हैं जिसका संरक्षण करना है, जिसे साफ करना है, तो हमने इसको बदल दिया और क्या कर दिया, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया। इसमें सब नदियाँ आ जाएंगी। अध्यक्षता फिर वही बात है, आपके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इंग्लिश NRCA। तो NRCA का उद्देश्य प्रदूषित नदियों के किनारे वाले विभिन्न शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के जरिए क्या नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। यानी कि नदी के आसपास जो शहर होते हैं कोशिश करें कि वो नदी को गंदा होने से बचाएं और जो नदी गंदी है उसे साफ करें, ये सारा काम इनका है। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। जैसे खुले नाले से नदियों में आ रहा जो कचरे को रोकने के लिए मल व्यवस्था प्रणाली बनाना, मतलब सीवेज सिस्टम आप कह सकते हैं, या जो भी कचरा है घरों से या शहरों से नदियों में पहुँच रहा है उस चीज़ को रोकना, उसके लिए अलग कोई प्रबंध करना। नदी किनारे शौच, यानी कि ये जो होता है मलमूत्र वाला टाइप, ये सब ना करें। नदी तट और स्नान घाट का सुधार करें, सब नहाते हैं वहीं पे, कपड़े धो रहे हैं, गंदा कर रहे हैं सब। गंदे जल के शोधन के लिए क्या संयंत्र लगाए, साफ़ करें आप किसी तरह से, इसमें फिल्टर लगाएं, कुछ भी करें। फिर है सहभागिता हो गई, लोग एक दूसरे के संग या फिर सरकार लोग एक दूसरे के संग मिलकर काम करें। जागरूकता फैलाएं, जिन्हें नहीं पता है एटलीस्ट उन तक
जानकारी पहुंचाएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब नहीं जानते। देखिए, उल्लेखनीय है कि गंगा नदी को स्वच्छ करने में इस परियोजना को अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 2008 में केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन बन गया कि राष्ट्रीय नदी गंगा कब घोषित हुई है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया 2008 में। स्वच्छ गंगा के लिए 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण का गठन किया गया। चलो, तो 2009 राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण का गठन। अब 2016 में गंगा नदी के गाद को हटाने के लिए क्या है, गाइडलाइन बनाते हुए माधव चिताले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है। अच्छा, तो 2016 में भी एक समिति का गठन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पर्यावरण संरक्षण कानून 1986। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट सी बात है। तो इसके तहत क्या होता है, ये राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में हुआ है। ठीक है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री। तो इस उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती हैं, इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो गंगा जिन जिन राज्यों से होके बह रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, वो इसके सदस्य हैं। तो इस प्राधिकरण का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना, बचाने की कोशिश करना, और यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। यह प्राधिकरण गंगा नदी के लिए योजना, वित्त, निगरानी, नियामक के संदर्भ में कार्य करता है। ठीक है, चलिए, गंगा नदी की बात हो रही है यहाँ पे। अब क्या होता है कि ये जो प्राधिकरण है, उसका लक्ष्य 2020 तक गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और अशोधित सीवेज जल से मुक्त कराना है। यानी कि 2020 तक इनका टारगेट था कि ऐसा काम करना है। हालांकि कितना हुआ ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में प्रस्तुत वर्ष 2014-15 में केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक क्या है, एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की थी, और इस उद्देश्य के लिए 2037 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है। तो भगवान से बस ये सभी 2014-15 में केंद्रीय बजट में नमामि गंगे आया। ठीक है, और उस वक्त वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली। चलो, इतनी सी बात याद रखिए। अच्छा, इसके अलावा गंगा के घाटों के सौंदर्यीकरण हेतु अलग से जो है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये भी मत याद रखिएगा। ये सौंदर्यीकरण केदारनाथ, ठीक है, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना के घाटों पर कराया जाएगा। ये याद रख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे। ठीक है, हालांकि ये भी नहीं पूछेंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करने का प्रावधान है, जैसे निर्मल धारा। तो अगर निर्मल धारा की बात करें तो इसमें लिखा है नगर पालिका द्वारा जो सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ये काम नगर पालिका को करना पड़ेगा। निर्मल धारा में ही देखिए इसमें लगा ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन भी करना पड़ेगा, और निर्मल धारा में औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन भी करना पड़ेगा, अविरल धारा इत्यादि, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण कब आया, 1985 में आया। फिर यमुना कार्य योजना, गोमती कार्य योजना 1993 में, गंगा कार्य योजना का द्वितीय चरण में आया। ठीक है, प्रथम चरण 1985, गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण 1993, इसमें क्या आया, यमुना गोमती कार्य योजना की बात हुई। ठीक है, फिर आ जाते हैं यमुना कार्य योजना का प्रथम चरण 1993 से लेकर 2003 तक का था, और इसी का अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो 2004 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब है नमामि गंगे योजना के अंतर्गत क्या होता है, 2016 से यमुना एक्शन प्लान 3 प्रारंभ हो गया। चलो, तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा श्री श्री रविशंकर जी। तो इनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा क्या होता है कि 11 से 13 मार्च 2016 के मध्य वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन होता है। ठीक है, तो इस फेस्टिवल के कारण क्या यमुना उसके आसपास की जो भूमि है और पर्यावरण है उसको उसकी जो क्षति है उसका आकलन करने के लिए क्या हुआ, एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम है शशि शेखर समिति। अच्छा, तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विश्व सांस्कृतिक उत्सव से भौतिक नुकसान के साथ साथ बड़े पैमाने पर जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है। तो वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 में चलाई जा रही है, और यमुना की स्वच्छता
में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ये, ठीक है। चलिए ये योजना, अब देखिए ये क्या है, ये है यमुना एक्शन प्लान के चरण। तो इसमें लिखा है गंगा कार्य योजना सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रथम चरण होता है 1985 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द्वितीय चरण के तहत अनुमोदन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गोमती एक्शन प्लान भी है, यमुना एक्शन प्लान भी है 1993। ये आपका जो गंगा कार्य योजना का सेकंड चरण चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रथम चरण 1993 से प्रारंभ होता है, द्वितीय चरण 2004 से प्रारंभ होता है और तृतीय चरण 2016 से यमुना एक्शन प्लान का चल रहा है, ठीक है। चलो अब इसमें लिखा है गंगा नदी में जो डॉल्फिन है, चलो डॉल्फिन पाई जाती है, तो गैंगटिक डॉल्फिन इन 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन में से एक है जिसे पूरे विश्व में पाई जाती है, यानी कि गैंगटिक डॉल्फिन का नाम याद रखिए। तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उससे जुड़ी जो नदियां हैं उसमें ये डॉल्फिन आपको मिल जाएगी, और ये ज़्यादातर जो है गहरे पानी में और नदियों में पाई जाएगी, और ये अपना प्राकृतिक वास जो है मगरमच्छ, फ्रेश वाटर कछुए और क्या है आर्द्रभूमि पक्षियों के साथ साझा करती हैं। मतलब जहाँ ये डॉल्फिन होंगी वहाँ मगरमच्छ है, फ्रेश वाटर कछुए हैं, आर्द्रभूमि जो पक्षी होते हैं वो। अच्छा, IUCN ने क्या है रेड डेटा जो लिस्ट होती है ना उसमें इसको किस कैटेगरी में डाला है, तो संकटग्रस्त कैटेगरी में डाला है जो गैंगटिक डॉल्फिन है उसको। तो IUCN के अनुसार क्या है कि इसमें जो हम कहें कि इनकी वर्तमान संख्या क्या है 1200 से 1800 के बीच में है। तो IUCN की रेड सूची के अनुसार अगर हम और भी बात करें तो जो घड़ियाल है वो गंभीर रूप से क्या है विलुप्त प्राय, और मगरमच्छ की बात करें अति संवेदनशील या नाजुक यानी कि वनरेबल दर्जा मिला हुआ है। इनकी संख्या जो है तीव्र वृद्धि के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो कई डॉल्फिन जो है आपका संयोग से मछली पकड़ने वालों के जाल में फंस जाती है, और इसे बाई कैच कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कैच कहते हैं। तो वैसे एक चीज़ ये याद रखिएगा, बाई कैच क्या है, ठीक है। तो मतलब जो मछुआरे होते हैं मछली पकड़ना चाहते हैं लेकिन साथ में डॉल्फिन आ जा रही है। तो इसमें गंगा नदी डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका प्लास्टेनिस्टा गैंगटिका, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, एक स्तनधारी है। 1997 में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया आपका डॉल्फिन के लिए संरक्षण कार्यक्रम? 1997 में किया गया, और ये एक स्तनधारी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 2009 को क्या होता है, केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को भारत का क्या बना दिया, आपका राष्ट्रीय जलीय जीव बना दिया। तो ये बात भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 2009 में करा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, ठीक है। तो कब किया गया था गए 1985 में किया गया, राइट। तो देखिए क्या होता है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन है वो जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे यानी कि राजीव गांधी, उनकी अध्यक्षता में 1985 में किया गया था। 1995 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया था, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण रख दिया गया था, और इसकी अध्यक्षता कौन करें, प्रधानमंत्री। चलो, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो ये क्वेश्चन हो गया रिपीट। आगे बढ़ जाते हैं। केंद्रीय बजट 2014 की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, 2014 में गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया, क्या कहा गया, नमामि गंगे। चलो कर लेते हैं बात थोड़ी, क्योंकि नमामि गंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कहा गया कि जो उस वक्त के वित्त मंत्री थे, 14-15 की बात है, उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे वो थे अरुण जेटली। तो उन्होंने अपने केंद्रीय बजट में क्या किया, नमामि गंगे नामक क्या है एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा करी। कितने रुपए दिए गए, ये बेकार की बात है। उसके बाद कितने उसके सौंदर्यीकरण के लिए, जो गंगा के घाट है उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी रुपए दिए गए, ठीक है। तो किन किन घाटों की बात हुई, तो केदारनाथ हो गया आपका, उसके गंगा के किनारे के वही शहर के घाट जो गंगा के वो मतलब उन शहरों में वो शहर जो गंगा नदी के तट पर है। केदारनाथ की बात हुई यहाँ पे, हरिद्वार की बात है, कानपुर, इलाहाबाद जो कि आज प्रयागराज है, वाराणसी, पटना के घाट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो, इसमें लगा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया, ओके। तो गाइस आंसर यहाँ पे है फरवरी 2009 में किया गया, ठीक है। तो 20 फरवरी 2009 में हुआ, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा के अंतर्गत किया गया। कौन सी धारा, ये याद रखने की जरूरत नहीं, हाँ ये अधिनियम याद रख लीजिए। अच्छा, इसका जो लक्ष्य प्राधिकरण का क्या, 2020 तक गंगा में जो भी आपका औद्योगिक अपशिष्ट जा रहा है या फिर जो है अशोधित सीवेज है उसको ख़त्म करना है कि ये ना जाए गंगा नदी में। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। झारखंड का क्वेश्चन, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश में गठित हुआ था।
तो ये झारखंड वाले याद रखिएगा 2009 में, ठीक है। और मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के पदेन क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा क्या संभव कारण हो सकते हैं? नदी पर बांध बैराज का बनना, नदी में मगरमच्छ की समष्टि में वृद्धि, फिर है संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाना, नदी के आसपास के फसल खेतों से संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। तो वैसे अगर हम बात करें तो बस ये एक थोड़ा सा गलत है ये पॉइंट, बाकी सब सही है, क्योंकि जो मगरमच्छों की संख्या है ना उसमें देखिए IUCN की लिस्ट में आ जाता है, तो यहाँ इसकी वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है, वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये बस एक पॉइंट गलत है, बाकी आप सारे पॉइंट सही हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गैंग, देखिए यहाँ लिखा है कि जो आपका डॉल्फिन की संख्या क्यों कम हो रही, तो गैंगटिक डॉल्फिन उन 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन में से एक है जो पूरे विश्व में पाई जाती है। तो इसने कहा कि जो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी जो नदियां हैं वहाँ पे ये पाई जाती हैं, ज़्यादातर गहरे पानी में और नदियों के मिलान पर पाई जाती है, यानी 2 नदियाँ जहाँ मिल रही होती है वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अपना प्राकृतिक वास मगरमच्छ और क्या फ्रेश वाटर कछुआ या आर्द्र भूमि के जो पक्षी होते हैं उनके साथ ये साझा करती है। IUCN में क्या होता है, इसे रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, मतलब रेड लिस्ट में भी क्या संकटग्रस्त कैटेगरी में डाला गया है, यानी एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। डॉल्फिन संयोग से जो है मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती है और इसे जो है हम क्या बोलते हैं, बाई कैच बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम है आपका प्लास टेनिस्टा गैंगटिका, और 1997 में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। 2009 को केंद्र सरकार ने क्या करा, इसे एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यमुना एक्शन प्लान की बात करें, औपचारिक रूप से कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो देखिए कब, 1993 में इसका पहला चरण आया था, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण, ठीक है, और गंगा कार्य योजना का ही द्वितीय चरण, ठीक है। तो प्रथम चरण 1985, द्वितीय चरण 1993, राइट। तो प्रथम चरण में तो गंगा की बात हुई, लेकिन जो द्वितीय चरण की बात हुई तो यमुना और क्या है, गोमती कार्य योजना की बात हुई यहाँ, ठीक है। अब हम फिर से बात करते हैं यमुना कार्य योजना की। तो 1993 में पहला चरण आ गया, 2003 तक चला, 1993 से 2003 तक, और जो दूसरा चरण है 2004 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो है 2016 से जो इस देखिए 2016 से क्या है, यमुना एक्शन प्लान 3 का आरंभ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी जो है बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की विशेषता है? तो इसने कहा कि नदी बेसिन योजना प्रबंधन की इकाई है, ठीक है। और दूसरा इसने ये राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन कार्यक्रम का अध्यक्ष जो है आपका चक्रानुमा आधार पर उस राज्य के मुख्यमंत्री में से एक होता है, जिससे होकर जो है आपका गंगा बहती है, ठीक है। तो अध्यक्ष की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होता है। हालांकि जिन जिन राज्यों से गंगा बहती हैं उधर जितने भी CM होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन होता है 2009 में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और वो सभी राज्य जिसमें से गंगा नदी होकर बहती हैं तो उसके जो मुख्यमंत्री यानी कि CM होते हैं वो उस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। इस प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है, गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना, और ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। ये प्राधिकरण गंगा नदी के लिए योजना, वित्त, निगरानी, नियामक के संदर्भ में कार्य करता है। 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए निम्न स्थापित किया गया, राष्ट्रीय गंगा कमीशन, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ गंगा प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर है C। तो स्वच्छ गंगा के लिए 20 फरवरी 2009 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण का गठन किया गया, और 2016 को गंगा नदी की गाद को हटाने के लिए गाइडलाइन बनाते हेतु तो माधव चिताले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये चैप्टर जो है ना हमारा वो हो गया ख़त्म। अब जो हम करेंगे वो है चैप्टर नंबर 11 जो कि है विविध, ठीक है।
इसके भी पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए विविध भी हम कर लेते हैं। चलिए एक बार पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि एजेंडा 21 अन्य अभिसमन, तो ये इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि हमें पता होनी चाहिए। हालांकि इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, तो इसमें क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। यूपी पीसीएस प्री तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा पीसीएस के लिए, फिर यूपी आरओ हो गया आपका यूपी पीसीएस प्री, तो इसके क्वेश्चन है, ठीक है, हमें करने हैं। आईएएस में भी आए हुए हैं। अच्छा, इसमें लिखा है दूसरा है संस्थान है संगठन है, उसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न पुरस्कार की भी बात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे दिवस और तिथियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। और फिर है पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की बात कर लेंगे, ठीक है। और मतलब ये काफ़ी कुछ है हमें देखने के लिए, ठीक है। हम विविध इसमें छोड़ना नहीं चाहती मैं, नहीं तो अधिकतर मैं विविध नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं। विविध तथ्य की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो मोस्टली मैं विविध छोड़ देती हूँ, बट ये यहाँ पे विविध में अच्छे टॉप पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो मैं जल्दी छोड़ना नहीं चाहती। तो गाइस अभी जो है ना इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है विविध चैप्टर के संग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा एंड शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स में।